हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल युक्ति विद्या पे। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आई नो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बच्चों को डराता भी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेट्स और इवेंट्स होते हैं जो याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स आपको कुछ इस तरीके से करवाऊंगी कि आपको ये चैप्टर आसान लगने लगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑलमोस्ट समरी है पूरे चैप्टर की, जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए थे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में हुआ। ठीक है। सबसे पहले क्या था कि जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा डेट में था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन वॉर्स में बहुत ज़्यादा जो है मनी स्पेंड कर ली थी। अब इसको फिक्स करने के लिए जो लुई 16 है उसने टैक्स रेज कर दिए, और टैक्स देने वाले जो थे वो सिर्फ कॉमन पीपल थे, ज़्यादा टैक्स जो वही देते थे। एंड वी नो दैट कि उस टाइम पे जो है जो स्टेट है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, ठीक है, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। सो इसमें क्या था, जो थर्ड एस्टेट थी वो थी कॉमन पीपल की। ये वाले जो पीपल थे इनको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, और इसी वजह से इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट होने लग गया, जिस वजह से इनमें जो है एक डिस्ट्रेस फैलने लग गया। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो कि ये भी वन ऑफ द सिचुएशन है कि सोशल इनइक्वालिटी थी, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंगर था। बिकॉज जो नोबल्स और क्लर्जीज थे, फर्स्ट एस्टेट वाले और सेकेंड एस्टेट वाले, वो या तो बहुत थोड़ा या कोई टैक्स जो है वो नहीं देते थे, और ज़्यादातर टैक्स जो है वो थर्ड एस्टेट वालों को देना पड़ता था, जिस वजह से दे गॉट एंग्री, and which lead to the one of the factor for the revolution. And the third one is people suffer from food shortages. अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब किंग ने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, ऑलरेडी लोगों पे इतना बर्डन आ गया है टैक्सेस का। अब उस टाइम पे जो है हार्वेस्ट भी नहीं उस टाइम अच्छा हुआ, ठीक है, बैड हार्वेस्ट के कारण लेट 1780s में जो फूड शॉर्टेज आ गई, जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज हो गए, जिस वजह से जो है बेसिक नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। देन एक हमने और वहाँ पे पढ़ा था कि 3 इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनालिटीज उस टाइम पे उभर के आई थी थर्ड एस्टेट में, जो मिडिल क्लास कम्युनिटी से थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो ओवर द टाइम एजुकेटेड हुए, उन्हें पता लगने लगा कि फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो है इक्वल है, उसको समान अधिकार है, और हर एक इंडिविजुअल जो है वो सेम टैक्स पे करेगा। ये जो आइडियाज थे लोगों को इंस्पायर करने लग गए, और जो है उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी चेंज। देन अब लुई 16 का हम देख ही रहे हैं कि उसकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बिकॉज उसको सिचुएशन को टैकल ही नहीं करना आ रहा। एंड उसने क्या करा कि एक एस्टेट जर्नल मीटिंग बुलाई 1789 में। अब उसमें क्या था, तीनों एस्टेट्स को बुलाया गया। अब तीनों एस्टेट्स में से उन्होंने क्या बोला कि हम जो है ये जो टैक्स वाला उन्होंने निकाला था न्यू रूल, तो इसमें हम वोटिंग करवाएंगे। तो अब वोटिंग कैसे थी कि हर एक एस्टेट को, मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको एक एक वोट जो है वो दी गई, और आप वोट करो हाँ या ना में। अब आप अगर देखो तो ये जो दो क्लासेस हैं ये तो ऑलरेडी बेनिफिट में है, और अगर ये दोनों हाँ में वोट करती हैं तो थर्ड एस्टेट का तो नुकसान होगा। तो इन्होंने डिमांड करा कि हमें 1 पर्सन 1 वोट दो, जबकि ये वाला जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। इसलिए उन्होंने डिमांड करा कि हम 1 पर्सन 1 वोट देंगे, कि एक इंडिविजुअल एक वोट से जो है वो डिसाइड करेगा। लेकिन किंग ने इससे मानने से रिफ्यूज कर दिया, और जब थर्ड एस्टेट को इस चीज, मतलब इस चीज से वो गुस्सा हो गए, एंड वो जो है अलग से उन्होंने अपनी जाके एक नेशनल असेंबली बना दी। देन ये एक लैंडमार्क इवेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जहाँ पे उन्होंने ओथ ली, जिसे हम टेनिस कोर्ट ओथ भी बोलते हैं। नेशनल असेंबली, ठीक है, इकट्ठी हुई एक टेनिस कोर्ट में। उन्होंने प्रॉमिस किया कि नॉट टू लीव अंटिल दे रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब हम एक फ्रांस का अपना और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जहाँ पे हर इंसान को समान अधिकार होंगे। और ये जो था एक डायरेक्ट चैलेंज था किंग की अथॉरिटी पे। ये सारे इवेंट्स जो थे विच लीड टू दी फ्रेंच रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन इन दी फ्रांस। इसमें क्या था, इस इवेंट के बाद अगर मैं आपको चैप्टर की समरी इसी में बताना चाहूँ, तो इस इवेंट के बाद क्या हुआ कि जब ये सभी इकट्ठा हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो बाहर कंट्री में क्या था, ब्रेड प्राइसेस रोज हो गए, फूड सप्लाई की शॉर्टेज आ गई, जिस कारण जो है लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और एक आउटब्रेक हुआ, और जुलाई 1789 में जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारे इवेंट्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट करा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको पता लगी हो गया होगा। विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू relinquish power and which section of the society would have been disappointed with the outcome। अब इसमें क्या है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में लिखा है। अब हमने पढ़ा था कि कौन से ग्रुप को सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन का।
कहते थे तो द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट इन द मिडिल क्लास बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, ठीक है। अब उसमें क्या था, जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जिन्होंने आइडियाज क्रिएट किए, जिन्होंने एक मोटिवेशन जो है वो लोगों के लिए लेके आए, कुछ लीडर्स थे, तो वो थर्ड एस्टेट में मिडिल क्लास थे, ठीक है। वो मीन्स जो कॉमन पीपल थे, जो बहुत पुअर थे, उनसे थोड़ा सा उनके पास जो है वो फाइनेंशियली वेल थे, वो इसीलिए वो अच्छी एजुकेशन भी ले पा रहे थे। तो इनको जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बिकॉज अब जो बॉर्जियस क्लास थी, जिसमें मर्चेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, अब इन सभी को क्या मिला, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिल गया, एक इकोनॉमिक फ्रीडम मिली न्यू रेजिम के अंडर, जिस वजह से जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे वो एबॉलिश हो गए और लॉ जो है वो और यूनिफॉर्म हो। फ्यूडल प्रिविलेजेस मीन्स जो था भाई भतीजावाद, मीन्स फैमिली टू फैमिली जो है वो रूल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं था, अब जो थे वो और भी प्रोफेशंस के लोग आगे बढ़ के आने लगे न्यू रेजिम में। मीन्स न्यू रेजिम क्या है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन सेकंड, अब क्या था, किसकी जो पावर है वो चेंज हुई। अब जो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, क्लर्जी जो थे वो चर्च के रिलेटेड, जो हेड ऑफ द चर्चेज और अच्छी जो है पोजीशंस के लोग थे। और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, ठीक है। अब इनको क्या हुआ, दे वर फोर्स टू रिलिक्विश द पावर, लॉस्ट देयर हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, लैंड एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। अब इनको जो था, इनको हटा दिया गया कि इनको अब हेरिडिटरी जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं मिलेंगे, ना लैंड और ना पॉलिटिकल पावर होगी। थर्ड क्या था, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, जैसे वुमेन हो गए या लार्जली, ये डिसअपॉइंट हुए। क्यों? क्योंकि जब न्यू रेजीम आया तो उन्होंने भी जो है एक्टिव और पैसिव, अब इन दो क्लासेस में जो है वो लोगों को डिवाइड कर दिया। तो पैसिव सिटीजन में वुमेन को, और बहुत ज़्यादा जो पुअर थे, जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, जो टैक्स अच्छे से पे नहीं कर पाते थे, उनको पैसिव सिटीजन में क्रिएट कर दिया। मीन्स इसमें क्या था, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, वेयर एज जो एक्टिव सिटीजन थे वही वोट कर सकते थे। सो इन चीज़ों ने जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वुमेन और जो थे पुअर पीपल को, जिसमें आते थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट, ये सारी जो चीज़ें थी। उनको लगा था कि अब हमें इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा, सोशल इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन न्यू रजीम के अंडर उनकी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिली। और वुमेन भी, जिन्होंने बहुत एक्टिवली रेवोल्यूशनरी इवेंट्स में पार्ट लिया था, उनको भी कोई पोलिटिकल राइट नहीं दिया गया, ठीक है। Our third question is, describe the legacy of French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. अब 20th और 19th सेंचुरी के दौरान जो वहाँ उस टाइम के उस वर्ल्ड के और लोग थे या और कंट्रीज थी, उन्हें कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है एक लेगेसी प्रोवाइड करी, ठीक है, कैसे हेल्प करी या मोटिवेशन उनको मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी कंट्री में चेंजेस लाने के लिए। जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या थी, कि वर्ल्ड में स्प्रेड हुई लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। असल में जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट हुई, ठीक है। आज अगर हम जो है हमें वोटिंग का अधिकार है, या फिर जो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, तो इसकी जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आती है, ठीक है। सो दीज आइडियाज इनकरेज द पीपल इन मैनी कंट्रीज टू फाइट दी अगेंस्ट जस्टिस। अब जो इनजस्टिस और कंट्रीज में हो रहा था, जहाँ पे कॉलोनियल रूल्स था, इंपीरियलिज्म था, या और भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी, या कोई राजा था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वहाँ पे लोगों के मन में एक तरह की इंकरेजमेंट आई, जिस वजह से उन्हें भी लगा कि हमें भी अपनी सरकार खुद चुननी चाहिए, ठीक है। देन क्या था, दीज रेवोल्यूशनरी आइडियल्स सून स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब फ्रांस जो है वो यूरोप का पार्ट है, तो अब और भी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे जो किंगडम्स थे, उन्हें जो है वो किंग्स अपनी जो प्रजा थी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, या बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फ्रांस से ये आइडिया और भी यूरोप में जो है वो स्प्रेड होने लग गया, जिस वजह से क्या था कि जो फ्यूडल सिस्टम्स थे, मेनली फ्यूडल सिस्टम्स मीन्स जो है हेरेडिटरी सिस्टम्स थे, उनको उनके ऊपर क्वेश्चंस होने लग गए और उनको जो है खत्म करने की डिमांड्स स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद था, अब जो कॉलोनाइज कंट्रीज थी, जैसे हमारी कंट्री हो गई या कोई और डिफरेंट कंट्रीज हो गई, ठीक है, उसमें क्या था, उन्हें भी एक न्यू जो है वो मीनिंग आया, एक न्यू आइडियाज आए कि हम अपनी जो है डिमांड्स इस तरीके से करें कि हम अपनी सरकार खुद बनाएं, खुद हम खुद पे रूल करें, ठीक है। सॉवरेन नेशन स्टेट्स जो हैं वो चाहते थे। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है इंडिया पे भी इन्फ्लुएंस डाला। इंडिया के कुछ ग्रेट लीडर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए, जैसे टीपू सुल्तान, ठीक है, उन्होंने उनको जो है फ्रेंच आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगे लिबर्टी लिबर्टी के, एंड उन्होंने सपोर्ट करा इन रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को। और हमारे राजा राम मोहन रॉय जी, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रमोट करे एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए वो खड़े हुए और लोगों को इंस्पायर करना शुरू करा, ठीक है। वो कहाँ से आया, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। So our next question is, draw up the list of the democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज
हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो हम अब लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी मीन्स हम कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें सारे राइट्स जो हैं वो आज मिले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करा है, देन वी गॉट दीज राइट्स। एंड जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि लोगों का कितना बड़ा स्ट्रगल था, जिस वजह से आज हम ये राइट्स इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना जो है वो बोरिंग नहीं है, हिस्ट्री को हमें रिलेट करके पढ़ना होता है, ठीक है। हिस्ट्री में रिलेट करो कि अगर मैं उस टाइम में होता या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में होता तो मेरी लाइफ कैसे होती, अगर मैं आज इतनी फ्री जो है वो अपनी फ्री लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। सो इस वे से हमने रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट अब क्या है राइट टू लिबर्टी, मतलब हमें जो है वो फ्रीडम है कि हम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। देन राइट टू इक्वालिटी कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, कोई भी जो इंसान है वो डिफरेंट नहीं है, भले उसकी कास्ट अलग हो, जेंडर अलग हो, रिलीजन अलग हो, लेकिन उन सभी को जो है समान अधिकार है, ठीक है। अब पहले के टाइम में हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि उन्होंने विमेन को और पुअर पीपल को जो है पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए, उन्हें वोटिंग का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। मीन्स उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनको पॉलिटिकल राइट ही नहीं है तो उनकी डिमांड कौन सुनेगा, ठीक है ना। डिमांड उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास वोटिंग का अधिकार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इनकी डिमांड नहीं पूरी करूंगा तो मेरे को वोट नहीं मिलेगी। सो इस वे से हम देख सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे हमें कितने ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं एज एन इंडिविजुअल, पुराने टाइम पे जो लोगों के पास इतने प्रिविलेजेस नहीं थे। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम किसे भी जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। और अगर आप वहाँ के किंग के खिलाफ कुछ बोल दें तो आपको डेथ सेंटेंस भी हो जाता था। तो इस तरह का जो है वो सिचुएशंस थी। और जैसे आज के टाइम पे हम कुछ भी किसी को भी जो है वो अपने रूम में बैठ के कमेंट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी जो है वो रिलीजन अपना सकते हैं, कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, जो कि पहले नहीं था। नेक्स्ट इज राइट टू जस्टिस, कि हर एक इंडिविजुअल को जो है जस्टिस मिलेगा। अब पुराने टाइम पे जो इंडिविजुअल्स थे, पुअर थे या फिर विमेन थी या और भी सेक्शन के सोसाइटी के लोग थे, उनको जो है वो जस्टिस ही नहीं मिलता था। अब जैसे थर्ड एस्टेट वाले, उनको सारा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, वेयर एज जो ज़्यादा जो प्रिविलेजेस किसको थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी, अब सिटीजन कैन ओन प्रॉपर्टी एंड यूज इट फ्रीली, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी ओन भी कर सकते थे और उसको फ्रीली यूज भी कर सकते थे, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करो कि उस टाइम पे लोगों को प्रॉपर्टी ओन करने के भी जो है वो राइट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मीन्स उस टाइम पे सोसाइटी का जो हाल है वो कैसा होगा, यू कैन इमेजिन। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, अब एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। सो अब ये जो सारे राइट्स आज हम इंजॉय कर रहे हैं पहले टाइम पे नहीं थे, बिकॉज अब ये जो है कहाँ से इंस्पायर हुए, ये जब आए न्यू रेजीम में आए, द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑफ सिटीजन 1789, एक जो की डॉक्यूमेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। जब उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक डिक्लेरेशन पास की जिसमें राइट्स ऑफ मैन जो है वो उन्होंने लिखे, तो ये सारे राइट्स हमें वहां पे मिले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को यहाँ से राइट्स जो आए हैं जो आज हम प्रेजेंट में भी इंजॉय कर रहे हैं। Our next question is, would you agree with the view that the message of universal rights were beset with the contradictions? अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जब अब न्यू रेजीम आ गया, ठीक है। अब न्यू रेजीम में क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। न्यू जो है वो एक डेक्लेरेशन, अभी मैंने जो बताया आपको पीछे कि न्यू डेक्लेरेशन पास करी गई राइट्स ऑफ मैन वाली, ठीक है। अब उसमें क्या था, उन्होंने यूनिवर्सल राइट्स की बात करी कि हर एक इंडिविजुअल को अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन क्या रियल में उनको ये अधिकार यूनिवर्सल थे, मीन्स जो लोगों को अधिकार मिले सभी को मिले क्या रियल में? अगर हम न्यू रेजीम देखें जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन की बात करी गई, मीन सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक डॉक्यूमेंट बन के आया था राइट्स डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाला, उसमें उन्होंने क्या करा कि पॉपुलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन में, जबकि उन्होंने बोला था कि हम हर एक इंडिविजुअल को समान अधिकार देंगे, यूनिवर्सल राइट्स। अब ये खुद में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी कि जिसमें उन्होंने जो बहुत पुअर थे, जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, या जो वुमेन थी उनको राइट ही नहीं दिए, ठीक है, उनको कोई पोलिटिकल राइट ही नहीं मिले, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को पोलिटिकल राइट मिली, जिसमें जो है पैसे वाले लोग आते थे, कुछ कॉमन लोग भी थे, लेकिन जो थे वो टैक्स पे करते थे 25 की एज वाले, और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स वो गवर्नमेंट को अगर पे करते हैं तो उनको जो है वो पॉलिटिकल राइट दिया गया। सो ये सारी जो सिचुएशंस थी वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल राइट्स का, जो उन्होंने एक्चुअल में स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि हर एक को समान अधिकार दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्पैरिटीज, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। यही हम इसमें जो है वो लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है ऑफ द सिटीजन 1789 में, उन्होंने यूनिवर्सल राइट्स की बात करी, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बट रियलिटी में ये सभी को नहीं मिले, अभी मैंने बताया, जिसमें था कि मेनली जो है ज़्यादातर मैन के लिए था, वुमेन को तो मिले नहीं, ठीक है। दे कुड नॉट वोट, होल्ड पब्लिक ऑफिस। अब इसमें क्या हुआ कि जो वुमेन ने और अलग जो है वो ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने इक्वल राइट्स जो है वो डिमांड करे। देन उसके बाद रेवोल्यूशन में उन्होंने इक्वालिटी एंड स्लेवरी को जो है वो खत्म करने की बात करी थी, लेकिन स्लेवरी अभी भी जो है वो प्रैक्टिस हो रही थी कॉलोनीज में, जैसे करेबियन में, ठीक है। मीन्स जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, मीन्स फ्रेंच से एक जो
फ्रांस कंट्री है, ठीक है? एक तो ये देश हो गया। अब इसकी जो है वो कॉलोनीज़ जो फ्रांस है, ठीक है? अब इसकी जो है और भी कॉलोनीज़ डिफरेंट देशों में थी, ठीक है? उन्होंने जाके एक्वायर करी हुई थी, तो वहाँ पे अभी भी जो है वो स्लेवरी करवा रहे थे लोगों से, ठीक है? एन्स्लेव्ड पीपल डिड नॉट एन्जॉय, और वहाँ के जो एन्स्लेव्ड पीपल थे उनको कोई भी राइट जो है वो नहीं मिले, ठीक है? ओनली रिच मैन हू ओन्ड द प्रॉपर्टी हैड फुल पॉलिटिकल राइट्स, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था। कॉलोनियल सब्जेक्ट्स वर नॉट इंक्लूडेड। कॉलोनियल सब्जेक्ट मीन्स जो जैसे फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे उन्होंने जाके एक्वायर करी हुई हैं, उनके सब्जेक्ट्स जो हैं उन्होंने ऐड ही नहीं करे। सो अब हम देख सकते हैं कि भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने बहुत पावरफुल आइडियाज लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी के जो प्रमोट करे, लेकिन यूनिवर्सल राइट्स जो हैं उनको नहीं मिले। मीन्स हर एक इंडिविजुअल को वो राइट नहीं मिले। कुछ कम्युनिटीज जो हैं अभी भी सफर कर रही थी, जैसे विमेन हो गया, स्लेव हो गया, कॉलोनाइज पीपल हो गए। अंडरस्टूड? तो ये था एक कॉन्ट्राडिक्शन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? अब नेपोलियन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है? अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसके राइज की, या क्यों ये जो है नेपोलियन एग्जिस्टेंस में आया, या नेपोलियन का रूल एग्जिस्टेंस में आया? अब क्या हुआ कि आफ्टर द फॉल ऑफ जेकोबियंस द वेल्दी मिडिल क्लास टुक पावर एंड फॉर्म्ड अ डायरेक्टरी, बट इट वाज वीक एंड अनस्टेबल। अब क्या हुआ कि जब न्यू रिजीम बना, ठीक है, उसमें क्या था, जेकोबियंस का भी हमने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जेकोबियंस का भी बीच में रूल आया था। उनका जो लीडर था, ठीक है, रॉबेस्पियर, उसने जिसको हम रेन ऑफ टेरर के नाम से भी पढ़ते हैं चैप्टर में, उसका रूल था। लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, एंड देन आफ्टर द फॉल उसका जो है वो खत्म हो गया। फिर जो वेल्दी मिडिल क्लास थे वो फिर उनको पावर मिली, एंड उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें उन्होंने क्या करा कि जो गवर्नमेंट है उसको सिंगल हैंड नहीं, ठीक है, मीन्स वन हैंड में नहीं, 5 मेंबर जो है डायरेक्टरी बनाई जिसमें 5 इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर को डिवाइड कर दिया। लेकिन ये बहुत वीक और अनस्टेबल रही, जिस वजह से ये जल्दी से खत्म हो गई। और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और जो देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, जिस वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक मिलिट्री जनरल था उस टाइम पे, ठीक है, फ्रेंच आर्मी का मिलिट्री जनरल था, तो उसने पावर को सीज कर लिया और जो है एक्वायर कर लिया कंट्री को। अब 1804 में उसने क्या करा कि उसने खुद को एम्परर क्राउन कर लिया, मीन्स खुद ही सेल्फ एज्यूम्ड किंग, ठीक है? उसने खुद को बोल दिया कि आई एम द एम्पर ऑफ द फ्रांस, और उसने फ्रेंच कंट्रोल को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया यूरोप में, मीन्स और कंट्रीज पे उसने अटैक करना शुरू कर दिया, इन्वेजन करने शुरू कर दिए, न्यू लॉज उसने इंट्रोड्यूस करे, मॉडर्न लॉज, जिसमें उसने क्या करा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेके, मीन्स उसने एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है? कुछ लॉज और कुछ रूल्स वो अच्छे भी लेके आया। लेकिन कुछ टाइम के बाद हुआ क्या, मैं स्टार्टिंग में तो उसको देखा गया कि वो एक लिबरेटर की तरह उभर के आई, उसकी जो इमेज है, लिबरेटर मीन्स जो है वो लोगों को आज़ाद करवाएगा पुरानी जो फ्यूडल सिस्टम्स चलते आ रहे हैं उससे, और एक इक्वालिटी प्रमोट करेगा कंट्री में, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसे एक इन्वेडर की तरह देखने लग गए लोग, मीन्स जब उसकी थोड़ी अटैकिंग पॉलिसी हो गई, खुद को उसने किंग घोषित कर दिया, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में जाके वो जो है अपनी कॉलोनीज बनाने लगे, अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में जो है एक दखल अंदाजी शुरू हो गई, तो इस वजह से जो है नेपोलियन को का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब हुआ क्या कि ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अब एक लड़ाई उसने ऐसी लड़ी, मीन्स इन्वेजन के लिए ही वो गया, ठीक है, तो वाटरलू की लड़ाई जिसे हम बोलते हैं, तो उस वो लड़ाई में वो हार गया, ठीक है, उसको हार मिली, बट हिज रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द यूरोप। लेकिन उसके जो रिफॉर्म्स थे या उसके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे वो आज भी, या उसके बाद भी, नेपोलियन के जाने के बाद भी जो है वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे, ठीक है? सो नेपोलियन जो है उस टाइम पे रोज करा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कंट्री में, और उसने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्रिएट करा मिलिट्री के थ्रू और मिलिट्री पावर के थ्रू, और उसका एम्बिशन क्या था कि पूरे यूरोप को वो डोमिनेट करे और लीड करे, ठीक है? लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज भी उसके जो रिफॉर्म और रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे वो यूरोप को कंटिन्यूटी में चेंज कर रहे थे और शेप करने लग गए, ठीक है, उसके जाने के बाद भी। सो दिस वाज इट, ये थे क्वेश्चन आंसर्स। भले क्वेश्चन 6 हैं, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट हर एक जो पार्ट है वो चैप्टर का कवर हो गया। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो अभी भी क्वेश्चंस में कवर नहीं हुई हैं, जैसे विमेन वाला सेक्शन हो गया, स्लेवरी वाला सेक्शन हो गया, रेन ऑफ टेरर वाला सेक्शन हो गया। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं बने, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी जिसमें और मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके और उनके आंसर लेके आऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सो दैट कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ।